चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसको भी हम कुछ पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अब इसका सबसे पहले हम वर्ड पे ही नाम के जो अर्थ है उस पे चलते हैं। शीत युद्ध, युद्ध का मतलब है, आपको ही पता है, एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है जान माल दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है, नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, सैनिक जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत का मतलब कोल्ड होता है, ठंडा। इसका मतलब है युद्ध की जैसी प्रॉब्लम्स तो होना, सिचुएशन होना, प्रतिद्वंदता होना, एक तरीके से एक दूसरे से मुकाबला करना, टेंशन जो है युद्ध वाली वही चीज़ रहना। लेकिन शीत युद्ध में जो है एक तरीके से जो मार काट मचती है, जो वास्तविक युद्ध में हम जो है एक तरीके से जान की हानि देखते हैं, लोगों को मारना देखते हैं, रक्त रंजित जिसे कहते हैं, वो चीज़ें शीत युद्ध में नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये आप दो पिक्चर्स देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये दो पिक्चर जो है, सबसे पहली पिक्चर जो है वो अमेरिकी सैनिकों की है, जो उन्होंने 23 फरवरी 1945 मतलब 1945 को जो है आइवो जीमा में जो है जापान में जो लड़ाई हो रही थी उसमें जब उनकी विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने ये झंडा फहराया था पहले पिक्चर्स में। ठीक है, और दूसरी जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं ये समाजवादी जो सोवियत गणराज्य था, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, उसके सैनिक है, जो मई 1945 में 1945 में जो है राइक्सटैग बिल्डिंग की जो एक तरीके से जर्मनी में जो बर्लिन है वहाँ पे अपना झंडा फहरा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो आप सबको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1945 में फिनिश हुआ था, ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो है ये दोनों महाशक्तियाँ ही हमारे सामने आगे आती हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक ही देखते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। ये एक छोटी सी स्टोरी की तरह है, समझ लीजिए। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्यूबा अगर आप मैप में देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो है अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप की तरह है और वहाँ पे है। लेकिन एक तरीके से जब शीत युद्ध चल रहा था, हम कह सकते हैं, तो इसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो है काफ़ी मनमुटाव चल रहा था, प्रतिद्वंदता चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था, जिसमें हम क्यूबा का जो एक तरीके से मिसाइल संकट है कहा जाता है, हाई पॉइंट बिल्कुल था कि इस समय ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध दोनों में हो ही जाएगा। तो ये सिचुएशन क्यों आई थी, मिसाइल संकट का मतलब क्या है, मिसाइल से जो है रिलेटेड है, इसके बारे में हम अगर आप मैप में इसको जो है देख पाएँ तो बेसिकली क्या हुआ था कि क्यूबा जो है वो एक ऐसा देश है जो समाजवादी विचारधारा का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ पे भी समाजवादी ताकतें जो है एक्टिव थी, जैसे सोवियत संघ में थी। ये था तो अमेरिका के पास, लेकिन ये साथ किसका देता था, सोवियत संघ का देता था। एक तरीके से सोवियत संघ इसका दोस्त था, जो उसको हर तरीके से एक तरीके से इकोनॉमिकली कहे, वित्तीय सहायता या कूटनीतिक सहायता जो है देता था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने 1961 में जो है बेसिकली 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं ने क्या किया कि उन्हें ये डर था कि क्यूबा अगर उनका दोस्त है और ये अमेरिका के पास है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है अमेरिका इस पे जो है हमला कर देगा और इसका जो राष्ट्रपति है, जिसे फिदेल कास्त्रो है, उसका जो है तख्ता पलट कर देंगे और वहाँ पे से उसका राज हटा देंगे। अब इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसकी मदद की, और इन्होंने सोवियत संघ ने क्या किया, वहाँ पे जो है सोवियत संघ का जो नेता है निकिता खुश्चेव, उसने क्या किया कि क्यूबा को जो है अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। वहाँ पे जो उसने अपनी मिसाइलें, ये न्यूक्लियर बम जो है तैनात कर दिए। ठीक है, वहाँ पे जो है अपने हथियार जो है कलेक्ट करने लगा, वहाँ पे अपनी सेना तैनात कर दी, जिससे जो है अगर मैं न्यूक्लियर बम की बात करूँ, वहाँ पे अगर वो तैनात करता है एक तरीके से, तो उस समय जो है एक ऐसी सिचुएशन थी कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा था वो उसकी मिसाइलों के कवरेज एरिया में आ गया था। बहुत सीधे सीधे वो नुकसान पहुंचा सकता था अमेरिका को, और अमेरिका को इस सारी चीज़ों का जो पता था वो भी 3 हफ्ते बाद जाके चला। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या है, जॉन एफ कैनेडी, वो जो है इस चीज़ में तो बिल्कुल उन्हें था कि हमें अमेरिका से सीधे सोवियत संघ से सीधे सीधे युद्ध नहीं करना, लेकिन वो और उनके सलाहकार ये मानते थे कि युद्ध नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मिसाइलों को अपने इतने पास रहने देना है, क्योंकि क्यूबा तो उन्हें सबसे पास में था। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अपने जो जंगी जहाज़ है उसे जो है बीच में लेकर आएंगे और सोवियत संघ को रोकेंगे क्यूबा में अपनी सेना और मिसाइलें तैनात करने से। वो ये चीज़ एक तरीके से सोवियत संघ के लिए ये चीज़ चेतावनी के रूप में वो दिखाना चाहते थे कि हम इस मामले में जो है गंभीर है और उन्हें जो है इस सारी चीज़ों को हटाना होगा क्यूबा से। और इसी जो एक कंडीशन थी, क्योंकि जैसे ही सोवियत संघ के जो है जहाज़ों को अमेरिका के जहाज़ों ने बीच में
के रोका, तो उस समय इतना ज़्यादा जो है टेंशन बढ़ गया था, समझ लीजिए कि ये जो है पूरे विश्व को उस समय ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक देश जो है दूसरे देश के बीच में आएगा तो उस समय तो पीछे हटने बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पूरे विश्व को ये डर था कि अब युद्ध होकर रहेगा। और यही एक सिचुएशन है, यही एक कहानी है जिसे क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे जो है सोवियत संघ भी जो है ये चीज़ नहीं चाहता था कि युद्ध हो, तो जिसकी वजह से सोवियत संघ ने जो है थोड़ा एक तरीके से कहा जाए समझदारी का जो है दिखाया, और या तो कहा जाता है कि सोवियत संघ ने अपनी जहाज़ें पीछे ले ली, या तो उसकी जो है जो रफ्तार है वो धीमी कर दी या वापस बुला लिया, जिसकी वजह से ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट था जिससे युद्ध होना बिल्कुल तय हो गया था, वो टल गया। शीत युद्ध जो है बेसिकली दो देशों के बीच में चला था, और काफ़ी टाइम तक, मैं बार बार आपको दो ही नाम आपको सुनाई दे रहा होगा पूरी कहानी में क्यूबा के मिसाइल संकट में, एक सोवियत संघ और दूसरा रूस। और शीत युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच चला था, इन्हीं दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता, जो कंपटीशन है, तनाव, स्ट्रेस, जो संघर्ष था, यही एक जो चीज़ चल रही थी उस टाइम पे पूरे कहा जाता है 1945 से 1990 तक लगभग चला पूरा। तो ये जो है इसी एक जो सिचुएशन है, ये जो दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, इसी चीज़ को जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि शीत युद्ध, अगर मैं ये बात कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों पे कंट्रोल करना था या अपनी ताकत दिखाना था, तो ये नहीं था, लेकिन शीत युद्ध इससे कहीं ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ इससे कि दोनों इतना ज़्यादा क्यों आगे आए हुए थे, तो क्योंकि ये दोनों ये जानते थे कि ये दोनों जो देश थे, ये दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये दोनों किस विचारधारा का, अगर मैं सोवियत संघ की बात करूँ तो ये समाजवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ये शीत युद्ध इस बात की लड़ाई थी कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, कौन आगे की जो राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक गतिविधियाँ है उसमें जो है कौन सी विचारधारा आगे रहेगी, कौन सी विचारधारा को अपनाया जाएगा। अमेरिका जो है पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था, और सोवियत संघ एक समाजवादी देश था, समाजवाद का प्रतिनिधित्व करता था। और इन दोनों विचारधाराओं के बारे में आपने पीछे पढ़ा ही हुआ होगा कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। जहाँ पे संपत्ति का अधिकार सरकार के हाथों में होता है समाजवाद, और जहाँ लोग जो है अपनी निजी संपत्ति खरीद सकते हैं, उसका जो है एक तरीके से आगे अनुसरण कर सकते हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो पूंजीवाद है। इसके आगे चलते हैं कि इसके हम पता चल गया कि ये जो है विचारधाराओं का भी टकराव था। तो अब आगे चलते हैं कि शीत युद्ध है क्या, आपका टॉपिक है। तो इसमें हम पहले जो है पुराने जो युद्ध हुए थे उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए 1914 से 18 के बीच जो है पहला विश्व युद्ध हुआ था, और अगर मैं दूसरे विश्व युद्ध की बात करूँ तो 1939 से 45 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जो है दो ग्रुप्स ने पार्ट्स लिया था। एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का और दूसरा था धुरी राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में जो है जो देश थे वो थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान। ज़्यादातर यूरोप के जो ताकतवर देश थे वो इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से जो है जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तो ये जो यूरोपीय देश थे ये अपना जो नुकसान हुआ था दूसरे विश्व युद्ध से, उससे उबरने में लग गए, उससे बाहर आने में इन्हें टाइम लगा। लेकिन जो अमेरिका और सोवियत संघ थे ये सबसे ताकतवर देश बनकर उस समय हमारे सामने आए थे। और जो है इसमें जो है मित्र राष्ट्रों की जो है विजय हुई थी दूसरे विश्व युद्ध में। और इसके साथ साथ अगर मैं ये बताऊं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रह गया, तो ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि इसका विस्तार जो है और भी हुआ था। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, और भारत के भी पूर्वोत्तर हिस्से जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड जो है बेसिकली वहाँ पे इसका असर था, क्योंकि म्यांमार से वो काफ़ी पास में ही है। ठीक है, तो उसका असर वहाँ तक देखने को मिला था जो दूसरा विश्व युद्ध है। अब दूसरा विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिसकी समाप्ति ही शीत युद्ध की शुरुआत थी, क्योंकि इसकी समाप्ति पर ही दो देश सबसे ज़्यादा ताकतवर बन के हमारे सामने आए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो इसीलिए अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जो है इस युद्ध को ख़त्म किया था, और इस युद्ध की समाप्ति का जो एक तरीके से कहा जाता है सबसे बड़ा जो इंडिकेटर था वो था हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु जो हमला किया गया था अमेरिका द्वारा, वो था। और ये बहुत ताकतवर हमला था जिसमें ये दोनों शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे।
ठीक है। तो अब जब ये अमेरिका ने युद्ध एक तरीके से हमला किया, सॉरी, तो उसके लिए जो है हर किसी की अलग अलग विचारधारा थी। तो अगर मैं बात करूँ अमेरिका के जो एक तरीके से आलोचक है, जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो हमला था, परमाणु हमला हिरोशिमा और नागासाकी पर जो किया गया, वो सबसे ज़्यादा बेकार डिसीजन था। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला था, वो तो खुद ही सरेंडर करने वाला था। तो अमेरिका ने जो ये अटैक किया वो एक्चुअल में जापान के लिए नहीं था, वो ये था कि अमेरिका सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि सोवियत संघ से ज़्यादा ताकतवर अमेरिका है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो अमेरिका का फेवर लेते हैं, उसका पक्ष लेते हैं, उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो जापान है उस पर अटैक करने का इसलिए किया गया था क्योंकि युद्ध को जल्दी से समाप्त करना था और आगे जो युद्ध से नुकसान हो सकते थे उनको रोकना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अमेरिका और सोवियत संघ जो है दोनों ही एक तरीके से महाशक्ति बनने की होड़ में थे। ये मैं आपको जो है पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों जो है अपनी अपनी विचारधारा को आगे लेकर आना चाहते थे, विश्व पटल पे लेकर आना चाहते थे। दोनों अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखा रहे थे। और क्योंकि उस समय यही दो देश बच गए थे, है ना, एक ग्रुप पूरा हार चुका है, और इनके ग्रुप में भी जो दूसरे देश है, अगर मैं फ्रांस और ब्रिटेन की बात करूं, तो वो जो है जो युद्ध में नुकसान हुआ है उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ बहुत ताकतवर थे, इसीलिए ये अब जो है इन दोनों में एक शीत युद्ध की तरह जो है कोल्ड वॉर चल रही थी कि हम दोनों में से आगे कौन चलेगा। तो इसीलिए जो है शीत युद्ध शुरू ही इसी वजह से हुआ था। परमाणु एक तरीके से जो बम थे इन दोनों देशों के बीच में, सॉरी इन देशों के पास, तो उन्हें ये पता था कि इनके पास जो है इतने हथियार तो है कि एक दूसरे को एक तरीके से अगर युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने शीत युद्ध का जो है यही एक कारण बना था कि दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे, आगे आना चाहते थे, अपनी विचारधाराओं को विस्तार करना चाहते थे, लेकिन सीधे सीधे युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस युद्ध का जो नुकसान होता वो झेलना बहुत मुश्किल होता। एक सिंपल सी बात करूँ कि युद्ध में कौन जीता ये कहना उस समय मुश्किल हो जाता, इतना नुकसान दोनों को उठाना पड़ता, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे थे जिनके, अगर मैं ये बात करूँ कि अगर सोवियत संघ अमेरिका के या अमेरिका सोवियत संघ के सारे जो परमाणु हथियार है वो निष्फल कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे किसी तरीके से, तो भी उस देश के पास जिसके हथियार डिस्ट्रॉय किए गए हैं इतने हथियार होते कि वो दूसरे देश पे फिर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता। तो इसका जो एंड निकलता वो सिर्फ यही होता कि कोई फ़ायदा नहीं था, युद्ध जीतना जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता उन्हें, क्योंकि जीत और हार से ज़्यादा उन्हें नुकसान उस समय होता, ठीक है। और इसे ही एक चीज़ को अपरोध कहा गया, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया, कि दोनों ही पक्षों के पास इतनी क्षमता हो कि वो एक दूसरे को जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, और जिसकी वजह से जो है युद्ध का जो खतरा था वो दोनों ही नहीं उठाना चाहते थे, दोनों युद्ध को रोकना चाहते थे और संतुलन बनाए रखना चाहते थे। अभी मैंने आपको जो है हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताया था, उसके बमों के बारे में देख लेते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम गिराए थे उसके बेसिकली दो कोड नेम दिए गए थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम फैटमैन। ये दोनों जो है बेसिकली 15 और 21 किलोटन की क्षमता थी, इनकी कैपेसिटी थी, इतनी इनमें पावर थी। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि सिर्फ 15 और 21 किलोटन उसमें एक बम में जो है इतनी पावर थी कि उन दोनों शहरों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उसको एक तरीके से दोबारा रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, और ये बहुत कम क्षमता वाले थे। जबकि 1950 में, जब 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ तो 1950 तक हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका और सोवियत संघ थे वो 10 से 15 हज़ार किलो टन के परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुके थे। तो सोचो अगर उस समय युद्ध होता तो कितनी ज़्यादा तबाही होती, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि शीत युद्ध के समय जो है एक तरीके से जो विश्व था वो सीधे सीधे दो एक तरीके से ग्रुप्स में बंटता जा रहा था। दो जो है एक तरीके से दो ग्रुप जो थे, एक तरीके से दो समूह जिसे कहा जाता है, हाँ समूह जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और उस समूह में रहने वाले जो भी एक तरीके से देश आ रहे थे उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ थी
कि वो जो है बहुत ही तर्कसंगत और जिम्मेदारी जैसा बर्ताव करे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि अगर यहाँ पे अगर उनमें भी युद्ध हो जाए तो वो सीधी सी बात है, उस पक्ष में जो भी देश है, जो भी महाशक्ति है, वो भी उस युद्ध में कूद पड़ेगी और फिर वही विध्वंस होगा जिससे पूरा विश्व बचने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए जो भी देश उनके साथ थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जैसा बर्ताव करना पड़ रहा था उस समय। दोस्तों, आगे हम बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।